हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे हम 9 जुलाई 2021 का। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे डाटा एनालिसिस में आज बात की है यूडाइस की, जो हाल ही में रिपोर्ट प्रेजेंट हुई थी, पब्लिश हुई थी। उस रिपोर्ट के आधार पर कुछ डाटा आज प्रस्तुत किया गया है, जिसमें जो टीचर्स का एजुकेशन लेवल है उसके बारे में बात की गई है कि किस प्रकार का एजुकेशन लेवल जो भारत में है वो टीचर्स का अवेलेबल है। इसमें बात बताई है कि जो टीचर्स का लेवल है वो काफ़ी अनक्वालिफाइड टीचर्स का रेशियो काफ़ी अवेलेबल है। और इस प्रकार से जो डाटा है वो ये बताता है कि बहुत सारे लेवल पर जो टीचर्स हैं वो अनक्वालिफाइड हैं, जिनके पास में ना तो बीएड की डिग्री है और ना ही किसी प्रकार का जो बेसिक टीचिंग का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होता है वो है। और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जो टीचर्स अवेलेबल हैं उनके डाटा में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस प्रकार की बात इस डाटा एनालिसिस में की गई है। तो स्टेट वाइज लेवल पर अगर आप इस डाटा को एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि जो बिहार जैसा जो स्टेट है उसमें 16% जो टीचर्स हैं उनको वो प्राइमरी लेवल पर अनक्वालिफाइड हैं। उसके बाद में 8% हैं जो प्राइमरी लेवल पर है, 12% अपर प्राइमरी पे है, 2% सेकेंडरी पे है और हायर सेकेंडरी पे जो ये परसेंटेज है वो 1.32। इसी प्रकार से जो इनका अनक्वालिफाइड टीचर्स का जो रेशियो है वो प्री और प्राइमरी लेवल पर बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी जो लेवल है उस पर यह रेशियो थोड़ा कम होता जाता है। इस प्रकार से जो प्राइमरी लेवल पर जो अनएडेड स्कूल हैं और प्राइवेट स्कूल हैं उनमें ये रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा है। इस प्रकार की बात इस डाटा में की गई है। तो देखिए, आप कर्नाटका में जो लेवल है वो 1.6% है। आप देखेंगे केरला में ये रेशियो बहुत ही कम है, 0.09% है। और अपर हायर सेकेंडरी जो लेवल है, हायर सेकेंडरी के लेवल पर ये रेशियो काफ़ी कम हो गया है। हर स्टेट में ऐसा ही लेवल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो प्री प्राइमरी लेवल है उस प्री प्राइमरी लेवल पर ये डाटा काफ़ी हायर लेवल पे है। सिक्किम में 32% तक ये डाटा है यहाँ की। इसका मतलब है कि यहाँ पर 37% जो टीचर्स हैं वो अनक्वालिफाइड हैं प्री प्राइमरी लेवल पर। तो इस प्रकार से आप देखेंगे दोस्तों, जनरली जो हमारे यहाँ पर जो प्री प्राइमरी स्कूल ओपन होते हैं उन प्राइमरी स्कूल्स में जो बच्चों को बेसिक एजुकेशन दी जाती है वो बेसिक एजुकेशन इसी प्रकार के टीचर्स के द्वारा दी जाती है, जो या तो खुद किसी लो लेवल की एजुकेशन से पास आउट होते हैं। और स्टार्टिंग में बच्चों को ये एजुकेशन दी जाती है तो स्कूल्स के द्वारा भी इतना गौर नहीं किया जाता है कि इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। और इसीलिए जो अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें अनक्वालिफाइड जो टीचर्स हैं उनको ले लिया जाता है, ताकि बच्चों को इतने ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर्स की आवश्यकता भी नहीं होती। और जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें संभालने के लिए एक टीचर की आवश्यकता होती है। क्वालिफ़िकेशन उसमें मायने नहीं रखती, क्योंकि उनकी एजुकेशन स्टार्ट ही हुई होती है। तो इसलिए जो कम इन जो सैलरी होती है उस पर इस प्रकार के टीचर अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसलिए प्राइवेट स्कूल्स के द्वारा इस प्रकार के टीचर को भर्ती किया जाता है। प्री प्राइमरी लेवल पर यह रेशियो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो लेवल्स हैं, डिफरेंट लेवल हैं, प्री लेवल, प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी जिसको कहते हैं। इन लेवल्स पर आप देखेंगे तो इन पर भी जो परसेंटेज है वो प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल पर काफ़ी ज़्यादा है। और अनएडेड स्कूल्स में अगर इन अनक्वालिफाइड टीचर्स का रेशियो देखेंगे तो वो हर लेवल पर काफ़ी ज़्यादा है। यानी अनएडेड जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन पर जो क्वालिफ़िकेशन का जो क्राइटेरिया है वो ढंग से फॉलो नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें भी प्री और प्राइमरी लेवल पर यही स्थिति अवेलेबल है। गवर्नमेंट में भी इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है प्री और प्राइमरी लेवल पर, जहाँ पर कई गवर्नमेंट स्कूल्स में कॉन्ट्रैक्ट के लेवल पर भी प्री प्राइमरी लेवल पर बच्चों को पढ़ाया जाता है।
इसके अलावा गवर्नमेंट एडेड हैं, उसमें जो ये रेशियो है वो काफ़ी कम है। गवर्नमेंट एडेड में दोस्तों आप ये देखेंगे कि ये रेशियो काफ़ी कम है। उसका एक कारण है क्योंकि ये जो गवर्नमेंट एडेड जो स्कूल्स होते हैं वो स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन पर ही कार्य करते हैं। इनका डाटा हर साल इनको जो एड प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है, तो इसी कारण से ये जो सारे क्राइटेरियाज होते हैं उनको फुलफ़िल करके रखते हैं। इसी वजह से जो एडेड हैं उसमें यह रेशियो काफ़ी कम है। इसके अलावा जो मदरसा हैं उनमें भी यह रेशियो काफ़ी कम है क्योंकि मदरसे को अभी गवर्नमेंट से एड मिलती है। इसके अलावा नवोदय विद्यालय हैं, वहाँ पर भी रेशियो ये प्राइमरी लेवल पर काफ़ी कम है और थोड़ा सेकेंडरी लेवल पर है। इस प्रकार ये डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जिसमें जो टीचर्स का जो परसेंटेज है वो अनएडेड टीचर्स का परसेंटेज दिखाया गया है। और इस प्रकार जो मैनेजमेंट लेवल पर इनकी बात की गई है उसमें भी प्री लेवल पर जो अनक्वालिफाइड टीचर्स हैं उनका जो परसेंटेज है वो इसी प्रकार दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर जो इस डाटा में बात की गई है वो ये एनालिसिस प्रेजेंट करता है कि जो प्री लेवल और प्राइमरी लेवल के जो टीचर्स हैं वो हमारे देश में हर लेवल पर मोस्टली हर लेवल पर ही अनक्वालिफाइड हैं। और तो इस स्थिति में जो टीचर्स हैं वो उनकी क्वालिफ़िकेशन अगर कंप्लीट नहीं होगी, टीचिंग का अगर बेस कंप्लीट नहीं होगा, तो इस प्रकार से वो किस प्रकार जो टीचर्स स्टूडेंट को पढ़ा सकेंगे। क्योंकि जो स्टूडेंट का प्री लेवल और प्राइमरी लेवल होता है वो बेस लेवल होता है। इसी के आगे ही जो है स्टूडेंट ग्रो करना शुरू करता है और उसकी एजुकेशन का बेस ही उसे आगे एजुकेटेड होने के लिए प्रेरित करता है। तो इस प्रकार अगर वो टीचर जो बेस क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट्स का, अगर वो टीचर ही क्वालिफाइड नहीं होंगे और किस तरीके से टीचिंग की जानी चाहिए उस टेक्निक को नहीं समझते होंगे, तो वो एक अच्छे स्टूडेंट को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और इस प्रकार अगर अच्छे स्टूडेंट क्रिएट नहीं हो पाएंगे तो जो भविष्य में स्टूडेंट्स की एजुकेशन है उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार का एक डाटा एनालिसिस इस डाटा से निकल कर आता है। तो प्राइवेट स्कूलों को और गवर्नमेंट स्कूल्स को भी यह देखना चाहिए कि प्री प्राइमरी लेवल पर जो कि बेस होता है ये इम्पोर्टेंट लेवल होता है स्टूडेंट्स के लाइफ का। तो इस पर जो क्वालिफ़िकेशन है वो कंप्लीट क्राइटेरिया पूरे किए जाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने जो जीएसटी है वो जीएसटी के कलेक्शन का डाटा प्रस्तुत किया था, जो कि फर्स्ट क्वार्टर में काफ़ी अच्छा था। 1 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ था। तो इस प्रकार इस डाटा को इसमें प्रदर्शित किया गया है और किस प्रकार जीएसटी के रेवेन्यू का इंडियन इकोनॉमी पर फ़र्क है उस बात को इस आर्टिकल में समझाया गया है। और बताया गया है कि जो जून में 8 मंथ के ब्लॉक का 8 मंथ के जो डाटा था उससे काफ़ी अच्छा कलेक्शन हुआ था। 1 लाख करोड़ का जो टैक्स रिसिप्ट है वो प्राप्त हुआ है। और जो जीएसटी का रेवेन्यू था वो लास्ट मंथ 93,000 था, जो कि 10 महीने में सबसे कम था। इसके अलावा जो पिछले महीने को 1.41 लाख करोड़ हुआ था वो भी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। और इसके अलावा 1.02 मई में हुआ था, वो भी एक अच्छा कलेक्शन था। इसके आगे जो जून में कलेक्शन हुआ है वो 1 लाख करोड़ का हुआ है। हालांकि ये 3 महीने से लगातार घटता जा रहा है। उसका कारण यह है कि जो अप्रैल मंथ था वो वर्किंग मंथ था। इसके बाद जो मोस्टली जो स्टेट्स थे उन्होंने जो लॉकडाउन लगाया था वो मई के महीने में ही लगाया था। और अप्रैल मई के महीने में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। तो जो डाटा होता है वो अप्रैल मंथ का जून में शो होता है, अप्रैल मंथ का सॉरी मई में शो होता है और मई का जून में शो होता है। इस प्रकार नेक्स्ट मंथ में डाटा शो होता है। तो जो 1 लाख करोड़ जो जून में डाटा दिखाया गया है वो बेसिकली मई का कलेक्शन है। तो इस प्रकार लॉकडाउन की स्थिति में भी जो कलेक्शन हुआ है वो काफ़ी अच्छा कलेक्शन हुआ है। तो इस डाटा से यही बात प्रदर्शित होती है कि जो सेकंड वेव था वो सेकंड वेव में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ भी स्टेप नहीं लिया गया था। सारे स्टेप जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही लिए गए थे। ऐसे में जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ थी वो पिछले साल की तुलना में कम हैम्पर हुई थी, कम उन पर प्रभाव किया पड़ा था। और जो ई वे बिल जनरेशन था वो हालांकि 30% उसमें कमी आई है, लेकिन
जो रेवेन्यू है उसमें इतनी कमी नहीं आई है जितनी ई वे बिल जनरेशन में आई है। ई वे बिल जनरेशन के लिए जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया से कम के ई वे बिल इसका मतलब है कि जनरेट किए जा रहे हैं, और ई वे बिल कम वैल्यू का जनरेट होने से उनकी जो काउंटिंग नहीं हो पा रही है, लेकिन रेवेन्यू उसी टैक्स के हिसाब से हुआ है जिस प्रकार से बिल बन रहे हैं इन बिजनेसेस पे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो मई जून में जो स्लो डाउन हुआ है उसके बाद में भी जो Q1 है उसमें प्री पेंडेमिक जो था 2020 में जो स्थिति थी उससे कहीं बेहतर स्थिति अभी निकल के आई है, और इस प्रकार से ये डाटा जो है वो आगे इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण थे उन्होंने भी यह कहा था कि जो 1 लाख करोड़ का जो जीएसटी टारगेट है वो न्यू नॉर्मल है। इसका मतलब यही जो कलेक्शन है वो अभी हाल ही में प्राप्त होने वाला है, और यही एक सामान्य स्थिति भी है। इससे ज़्यादा स्थिति पे कलेक्शन कर पाना अभी मुश्किल है। तो इस तरीके से जो जीएसटी का कलेक्शन को लेकर इस आर्टिकल में बात की गई है। साथ ही ये कहा गया है कि जो सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है जीएसटी के कलेक्शन को और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, तो उसमें भी जो सेंटर है उसे एक पारदर्शिता लानी होगी, और जो स्टेट हैं उनको जो जीएसटी का जो पार्ट मिलता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उस पार्ट को तुरंत ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाना ज़रूरी है, जिससे कि जो स्टेट हैं वो अपनी नॉर्मल वर्किंग को कंप्लीट किया जा सके। हालांकि जो पेट्रोल है और इलेक्ट्रिसिटी है उसे अभी जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है, और इसी वजह से जो रेवेन्यू का कलेक्शन है वो काफ़ी ऊंचे स्तर पर नहीं हुआ है। दूसरी ओर जो जीएसटी काउंसिल है उन्हें अभी पेंडेमिक के रूप में, पेंडेमिक की स्थिति में जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड डिसीजन लगते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन लगते हैं, उनका डिस्कशन उनको अपनी अगली मीटिंग में करना चाहिए, और जो स्टेट्स का जो कंपनसेशन है उस कंपनसेशन को तुरंत प्रभाव से रिलीज़ करने स्ट्रेटजी है उसको अपनाना चाहिए। साथ ही जो सेंटर का 1.51 लाख करोड़ का जो बोरिंग स्टेट्स के ऊपर आया हुआ है उसे, उस बोरिंग को भी, उस उधार को भी चुकाने के लिए आगे की स्थिति क्लियर करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर जो इस आर्टिकल में बात की गई है वो यही कही गई है कि जीएसटी का जो कलेक्शन है वो इतना बुरा नहीं हो रहा है जितना कि समझा जा रहा था, सोचा जाता था। तो इस स्थिति में जो बिज़नेस है वो अपनी रफ्तार धीरे धीरे वापस से पकड़ रहा है। ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि जो वैक्सीनेशन का जो ड्राइव चला था उस वैक्सीनेशन की ड्राइव की वजह से भी यह स्थिति उत्पन्न हुई है। जो बड़े लेवल पर वैक्सीनेशन का ड्राइव चलाया गया है उससे भी लोगों में और देश के नागरिकों में जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हुआ है। तो इसी वजह से इस वैक्सीनेशन को और जो कोविड की जो स्थिति है नॉर्मलाइज अभी हो रही है, तो इस स्थिति को ही बनाए रखना होगा, और इसी वजह से जो ये कलेक्शन है वो इम्प्रूव हो रहा है। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो फादर स्टैन स्वामी की जो डेथ थी उसके ऊपर बात की गई है, और इनकी जो एक एक्टिविस्ट थे इनकी डेथ के ऊपर और इनके ऊपर काफ़ी आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कशन किया है अभी हाल के दिनों में। बस इस आर्टिकल का ओवरव्यू लेंगे, और इसमें भी जो सेम बात है वो ही बताई गई है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा जब फादर स्वामी को जब अरेस्ट किया जाता था तो उस टाइम पे उन्होंने जो पी जयराज और बेनिक्स थे उन जिनकी कस्टोडियल डेथ हुई थी, पुलिस कस्टडी में ही डेथ हुई थी तमिलनाडु में, उसके ऊपर इन्होंने जो अपनी गतिविधि थी वो चला रखी थी, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे थे इन्होंने। तो उसी के कारण इस आर्टिकल में बोला गया है कि शायद इनको भी जो यूएपीए का जो दंश था वो झेलना पड़ा, और उसी की वजह से जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई, और काफ़ी लंबे समय तक इन्हें जो है बेल नहीं मिली। तो इसी बात को इस आर्टिकल में भी हाईलाइट किया गया है कि यूएपीए एक बहुत ही जहर के समान इस देश में जो एक्टिविस्ट हैं और जो लोकल जो लोग कार्य करते हैं लोगों के अधिकारों के लिए और जनता की भलाई के लिए, उन लोगों को दबाया जा रहा है, और निरंतर इस गवर्नमेंट के द्वारा जो यूएपीए हैं उसके
द्वारा जो भी एक्टिविस्ट अरेस्ट किए जा रहे हैं उनके साथ में यही अत्याचार हो रहा है। और लगभग जो फादर स्वामी ने भी जो अपने वर्किंग में इस तरीके का जो इशू है वो उठाया था, और जो यूएपीए के तहत जो भी कस्टडी ली गई थी, जिन लोगों को भी अरेस्ट किया गया था, उनके ऊपर एक रिसर्च किया था और उनका डाटा तैयार किया था। और इस प्रकार कई लोग जो थे उनसे इन्होंने मुलाकात भी की थी, और यूएपीए के अंतर्गत जो इन्हें डाटा निकल के आया था वो ये निकल के आया था कि जो इनकी जो फैमिली है वो 3,000 रुपये पर मंथ भी नहीं कमा पाती है, जिनको भी यूएपीए के अंतर्गत अरेस्ट किया गया था। या तो वो कहीं दूरस्थ इलाके में रहते थे, और उस प्रकार दूरस्थ इलाके में रहते थे तो वहाँ के लोगों के लिए इन्होंने जो अधिकारों की मांग की थी, और इस प्रकार के लोग इसमें शामिल थे। 100 से ऊपर के जो अंडर ट्रायल केस थे यूएपीए के, उनके ऊपर इन्होंने स्टडी की थी, और इस स्टडी से ये डाटा निकल के आया था। तो इस प्रकार की जो स्थिति है वो देखने को मिली है। और एक जो ऐसा इंसान जो खुद यूएपीए के अगेंस्ट लड़ रहा था, समाज की जो कुरीतियाँ हैं उनके अगेंस्ट लड़ रहा था, उस इंसान को खुद को ही यूएपीए जैसे जो लॉ है उसका शिकार होना पड़ा, उसका दंश झेलना पड़ा। और जो समाज की कुरीतियाँ हैं और जो गवर्नमेंट का जो स्टैंड है यूएपीए के लिए, उसको भी इन्हें झेलना पड़ा। और एक आतंकवादी के रूप में इस एक्टिविस्ट को, इस समाज सेवी को जेल में गुजारना पड़ा, जिसका ना तो कोई सुनवाई हुई किसी कोर्ट के द्वारा और ना ही इन्हें बेल दी गई। और इनकी जो मेडिकल कंडीशन थी वो भी कुछ खास ठीक नहीं थी। पार्किंसन डिजीज़ का इन्हें पेशेंट माना जाता, बताया जाता था। और इसके अलावा इनकी जो मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं थी, और हियरिंग का भी इन्हें लॉस हो रहा था। ऐसी स्थिति में उन्हें किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजने के बजाय, किसी क्वालिफाइड हॉस्पिटल में भेजने के बजाय किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इन्हें रखा गया। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में भी कही गई है कि जो इस प्रकार के एक्टिविस्ट के साथ में भारत में जो भी अभी व्यवहार हो रहा है वो एक टॉलरेबल व्यवहार नहीं है। और इस प्रकार की स्थिति अगर बनी रहेगी तो इस गवर्नमेंट के द्वारा जो भी नेचर इस देश का आगे प्रस्तुत किया जाएगा वो बहुत ही डरावना हो, और डेमोक्रेसी के तो बिल्कुल भी हित में नहीं होगा ये इस प्रकार का रवैया। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है कि देश के जो एक्टिविस्ट हैं उन्हें वापस से इस आवाज़ को उठाना चाहिए। और जिस प्रकार जो कोर्ट है वो भी बार बार यही कह रहा है कि जो यूएपीए का जो लॉ है उसके अगेंस्ट वर्किंग वापस से की जानी चाहिए, इसे वापस से डिफ़ाइन किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार की बात कोर्ट के द्वारा भी कही जा रही है। तो अभी देश में जो एक्टिविस्ट हैं और जो लोग हैं, आम पब्लिक है, उनके लिए भी यह आवश्यक है कि वो यूएपीए के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं, और जो इस प्रकार का लॉ है इसे ख़त्म करने के लिए जो सरकार को बाउंड करें, और सरकार का इसका मिसयूज़ करने से उन्हें रोकें। इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है कि जो हमारा कभी कभी जो हमारे हक के लिए लड़ता है उसके हक के लिए भी हमें लड़ना चाहिए। तो यही डेमोक्रेटिक इंडिया को जो है वो ज़िंदा रख सकता है। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। बाकी जो डिटेल डिस्कशन है वो पिछले 3-4 आर्टिकल्स में हमने फादर्स स्वामी पे किया हुआ है। तो इस आर्टिकल में सिर्फ इतनी ही बात कही है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, इस आर्टिकल में जो हाल ही में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर थे तीरथ सिंह यादव, उनके द्वारा जो रेजिग्नेशन प्रस्तुत किया था उसके बारे में बात की गई है। और यह डिस्कशन किया गया है कि जो चीफ मिनिस्टर बनता है उसे एमएलए होना ही मैंडेटरी किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। इलेक्टेड जो लेजिस्लेटर हैं उनमें से ही सीएम को सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस है, जो आवश्यकता है, उसके बारे में इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। और कहा गया है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो इलेक्टेड एमएलएज में से ही होना चाहिए। इससे दो फ़ायदे होते हैं। पहला जो फ़ायदा है वो टाइम इससे बचता है, और जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है, इलेक्शन का जो खर्चा होता है वापस से री इलेक्शन करवाने में, वो खर्चा भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो स्टेट का डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से होता रहता है। और इसके अलावा जो इस आर्टिकल में बात की गई है वो यह भी की गई है कि जो पॉलिटिकली लोगों को खुश करने के लिए या अपने जो पॉलिटिकल
मेंबर्स होते हैं डिफरेंट पार्टीज़ के, उनको बेनिफिट देने के लिए जो इस प्रकार की स्ट्रेटजी आजकल चलाई जा रही है, जिस प्रकार उत्तराखंड में चलाई गई है, तीरथ सिंह रावत को जो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, वो काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी उनके ऊपर चलती रही। तो इस प्रकार से उन्हें हटाने के लिए एक गवर्नमेंट को बहाना मिल गया कि 6 मंथ्स का जो वहाँ पे टेन्योर है वो कंप्लीट होने पर इलेक्शन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है उसने ये कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है ये, कि इसमें अगर 1 साल से कम का समय अगर इलेक्शन में बचता है तो वहाँ पर जो बाई पोल हैं वो नहीं कराए जाते हैं। तो ऐसी बात इलेक्शन कमीशन ने कही है, और जैसा कि मार्च 2022 में वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, तो इस स्थिति में वहाँ पर बाई पोल करवाना संभव नहीं है। तो इसी वजह से अगर बाई पोल नहीं हो रहे हैं तो जो सीएम हैं तीरथ सिंह यादव वो एमएलए इलेक्ट नहीं हो पाएंगे, और इस स्थिति में उन्हें सीएम रहने का भी अधिकार नहीं प्राप्त होगा। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है कि इस तरीके से जो सीएम हैं वो अपना रिज़ाइन करते रहते हैं बार बार। अभी सीएम बने थे इन्होंने, तो इन्होंने अपना नया मंत्रिमंडल बनाया था, और अब इस प्रकार से जो अब नए सीएम आ गए हैं तो अब वो अपना नया कैबिनेट वापस से बनाएंगे। तो इस तरीके की जो कार्रवाई है वो चलती रहेगी, और पॉलिटिकल बेनिफिट लोगों को देने के लिए पार्टीज़ के द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जाता रहेगा, और जो स्टेट है उसका डेवलपमेंट है वो बिल्कुल रुक जाएगा। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है कि जो सीएम है वो ये आवश्यक रूप से एक एमएलए शुरू में ही होना चाहिए, और सीएम घोषित करने से पहले ही उसे एमएलए या एमपी जो भी मैंडेटरी होता है सीएम या पीएम के लिए, उस मैंडेटरी पोजीशन पे होना चाहिए। और जो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये सीएम के लिए क्लॉज डाला था वो बेसिकली इसलिए डाला था कि अगर सीएम बनने के बाद में अगर कोई भी व्यक्ति किसी अन्य पोस्ट पर हो तो ऐसे में वो जो 2 पोस्ट वाला जो रूल है उसके अकॉर्डिंग फ्री रहें, और किन्हीं भी 2 पोस्ट पर वो नहीं आ जाए। इस प्रकार से अगर कोई एमएलए है तो वो एमपी बन जाता है तो उसमें से उसे एक पोस्ट को छोड़ना पड़ता है, और इस प्रकार की कार्रवाई के लिए 14 दिन का समय जो है वो दिया जाता है। तो इसीलिए यह भी कार्रवाई की जाती है कि कोई सीएम अगर बनता है तो उसे 6 महीने के लिए इस प्रकार लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर इलेक्ट होने के लिए समय दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो मंशा थी उन लोगों की थी, लेकिन अब आजकल इस क्लॉज का है जो दुरुपयोग होने लगा है। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में की गई है, और ये सजेशन दिया गया है कि जो एमएलए हैं उनका इलेक्शन पहले ही हो जाना चाहिए, और उसके बाद में उन्हें पोस्ट अलॉट की जानी चाहिए, चाहे वो सीएम की हो चाहे मिनिस्टर की हो, किसी भी लेवल पर इस प्रकार की कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन है उसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसे भी मजबूत करने की बात की गई है। जैसा कि सीबीआई में सिलेक्शन प्रोसेस है, सीबीआई में प्राइम मिनिस्टर प्लस सीजीआई और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनके डिस्कशन के बाद में ही सीबीआई का हेड अपॉइंट किया जाता है, जिसमें कि जो पीएम है और सीजीआई है इनका जो स्टैंड है वो इम्पोर्टेंट होता है, एलओपी का स्टैंड जो है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसी प्रकार जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन में भी इसी प्रकार से सिलेक्शन कमेटी बनाकर ही सिलेक्शन किया जाना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन और दूसरी ओर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट भी है, सीबीआई तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट भी नहीं है। जब सीबीआई के लिए अगर ऐसा प्रोसेस अपनाया जा सकता है तो इलेक्शन कमीशन के लिए भी अपनाया जा सकता है, जिससे कि जो वहाँ पर जो पदस्थापित लोग हैं वो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के ज़रिए नहीं आए, और पॉलिटिकल बेनिफिट्स के ज़रिए नहीं आएंगे तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के इन्फ्लुएंस में भी कार्य नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है, और इस चीज़ को एक ज़रूरत बताया गया है कि जो एमएलए है वो पहले से ही क्वालिफाइड होने चाहिए कम्प्लीटली, तो उसके बाद में उन्हें सीएम बनाना चाहिए। ये स्टेट के लिए और जो स्टेट के रिसोर्स हैं दोनों के लिए ही बेटर ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों इस आर्टिकल में जो अपराधी हैं उन अपराधियों को पकड़ने के लिए और उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए एक जो स्ट्रॉन्ग डाटाबेस है वो तैयार करने की बात इसमें कही गई है, कि जो इस प्रकार के जो क्रिमिनल होते हैं जो विदेश में
चले जाते हैं और या फिर किसी और तरीके से कानून से बच जाते हैं, तो उनके लिए एक विशेष लॉ तैयार करने की बात बताई गई है और एक विशेष डाटाबेस तैयार करने की बात की गई है, जिससे कि जो और इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज होती हैं वो उस डाटा का उपयोग कर सकें और नेशनली और इंटरनेशनली ऐसे डाटा को अवेलेबल करवा कर जो उन क्रिमिनल्स को है वो पकड़ा जा सके। और जो हमारा जो कानून है उसमें मेनली जो आईपीसी और सीआरपीसी के अलावा कई अन्य कानून भी हैं जो कार्य करते हैं, जैसे कि एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी है। अगर आप नीरव मोदी या जो माल्या हैं उनके केस में देखेंगे तो ये पॉलिसी भी काम करती है। इसके अलावा आईपीसी और सीआरपीसी के अलावा अगर आप देखेंगे तो नारकोटिक्स भी एक ऐसा लॉ है जो सेपरेटली कार्य करता है, इसकी धाराएं भी अलग होती हैं। तो इस प्रकार से जो अलग अलग कानून हमारे देश में बनाए गए हैं, उनके कानून के आधार पर जो क्रिमिनल्स हैं उन क्रिमिनल्स का एक सेंट्रलाइज्ड डाटा तैयार किया जाना चाहिए और एक नेशनल इंटेलिजेंस विंग और जो इंटेलिजेंस क्रिमिनल का डाटा है उस क्रिमिनल को डेवलप करने उस डाटा को डेवलप करने की बात इसमें बताई गई है और बताया गया है कि ये काफ़ी आवश्यक चीज़ है और इस डाटा को डेवलप करने से काफ़ी फ़ायदा होगा। और जो लोकल पुलिस है वो लोकल पुलिस भी इस डाटा का उपयोग करके क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई कर सकती है और उन्हें अरेस्ट कर सकती है। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। तो जो इंटरपोल के द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जो इंटरनेशनल क्रिमिनल्स होते हैं उनके द्वारा जारी किया जाता है, उसके बारे में भी बात इस आर्टिकल में कही गई है। तो इस प्रकार से जो इस आर्टिकल में मेनली जो बात की कही गई है वो यही कही गई है कि जो क्रिमिनल्स हैं उन क्रिमिनल्स का जो डाटा है वो सेंट्रली तैयार किया जाना चाहिए, जिससे कि वो डाटा हर किसी को अवेलेबल हो। और जो एजेंसीज़ हैं, चाहे वो पुलिस हो चाहे कोई अन्य एजेंसीज़ हों, वो एजेंसीज़ उन डाटा को उपयोग में लाकर उन क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई कर सके और उनके खिलाफ जो भी उन्हें लीगल प्रोसेस है या उन्हें अरेस्ट करना है या किसी अन्य तरीके का जो डाटा है शेयर कर सकें। और जो जनरल पब्लिक है उस जनरल पब्लिक को भी इस टाइप के क्रिमिनल से या किसी पर्टिकुलर पर्सन से अवेयर करा सकें, ताकि कि वो उस क्रिमिनल से सावधान रहें और उसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन है वो उन्हें प्रदान करते रहें। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है कि जो इस प्रकार के क्रिमिनल्स हैं उन्हें पकड़ने के लिए इस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए। साथ ही इस आर्टिकल में इंटरपोल का जिक्र किया गया है। दोस्तों, जो इंटरपोल है वो एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था है, जिसे कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस के लियोन शहर में है। तो इंटरपोल के द्वारा जो क्रिमिनल्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल के, उनको कई प्रकार के जो है नोटिस हैं वो जारी किए जाते हैं और ये नोटिस कई प्रकार के होते हैं। तो ये नोटिस के बारे में समझते हैं। जो रेड नोटिस होता है, ये नोटिस सभी इंटरपोल के सदस्य देशों को संदिग्ध जो होता है उसे ट्रैक करने और गिरफ्तार करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को अनुमति देता है, ताकि उनके खिलाफ जो प्रत्यर्पण की कार्रवाई है, एक्स्ट्राडिशन की जो कार्रवाई है वो की जा सके। तो इसका मतलब जो सबसे हाई लेवल का जो नोटिस होता है इंटरपोल का, वो रेड नोटिस होता है। इसमें गिरफ्तारी करने की आज़ादी सुरक्षा एजेंसियों को दी जाती है, साथ ही एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस भी फॉलो किया जाता है। इसके अलावा येलो नोटिस है। इस नोटिस में जो लापता नाबालिग होते हैं उन्हें खोजने के लिए तथा उन व्यक्तियों की पहचान करने के लिए जारी किया जाता है तथा उनकी मदद करता है जो स्वयं की जो पहचान है वो बताने में असमर्थ होते हैं। इसके अलावा एक ब्लैक नोटिस होता है। इस ब्लैक नोटिस में जो अज्ञात शव होते हैं उनकी जानकारी देने के लिए इस नोटिस को जारी किया जाता है। इसके अलावा एक ग्रीन नोटिस होता है। ये ऐसे व्यक्तियों की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी देता है जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरे होते हैं, जैसे कि जो टेररिस्ट होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, उनके लिए इस नोटिस को जारी किया जाता है। इसके अलावा ऑरेंज नोटिस है। ऑरेंज नोटिस में किसी भी घटना, व्यक्ति, वस्तु या प्रक्रिया को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर और आसन्न खतरा मानकर ये चेतावनी जारी की जाती है। जैसे कोई घटना हो गई है और या कोई व्यक्ति है वो पर्टिकुलरली किसी भी देश के लिए या मानव के लिए खतरा है,
तो उस खतरे को देखते हुए इस नोटिस को जारी किया जाता है। इसके अलावा एक पर्पल नोटिस होता है। इस पर्पल नोटिस में अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्थानों, प्रतिक्रियाओं, वस्तुओं और उपकरणों और उन्हें छिपने के स्थानों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। जब भी पर्पल नोटिस जारी किया जाता है तो उसमें ऐसी जगहों का वर्णन होता है जहां पर ये लोग अपनी जो आपराधिक गतिविधियां होती हैं उनको अंजाम देते हैं। इसके अलावा एक ब्लू नोटिस जारी किया जाता है जिसमें किसी अपराधी के संबंध में या व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधि के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करने के लिए जारी किया जाता है। इस नोटिस के द्वारा जो भी देश हैं उनको यह सूचना दी जाती है कि यह जो पर्टिकुलर व्यक्ति है इसके बारे में जानकारी आप एकत्रित कीजिए और हमें प्रदान कीजिए। इसके अलावा जो इंटरपोल है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है, नेशनल यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उसका एक विशेष नोटिस भी सर्व करता है जिसमें उन समूहों और व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है जो समूह और व्यक्ति प्रतिबंधों के अधीन होते हैं। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रतिबंधों के अधीन होता है उनके लिए भी इंटरपोल जो है वो नोटिस जारी कर सकता है। तो इस प्रकार से ये कुछ नोटिस हैं जो इंटरपोल के द्वारा जारी किए जाते हैं। इन नोटिस की जो बेसिक जानकारी है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। तो दोस्तों आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में सिर्फ इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक भी कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।